गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम शुरू करें आज बिजनेस एक्सलेंस मॉडल जो आईसीआई ने रिवाइज किया है। ठीक है, देखिए बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, इसमें हमें क्या क्या पार्ट समझने और मेमोराइज करने हैं, ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। फर्स्ट पार्ट मैं कहता हूं आपको इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या है ये समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोडक्शन। ये आपका रिवाइज मॉड्यूल है जो आईसीआई ने अभी अपने इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में इशू किया। तो सबसे पहला पार्ट आपको समझना है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कौन कौन से मॉडल हैं, टाइप ऑफ मॉडल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तीसरा हमें समझना है इसमें स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तीसरा हमें समझना है स्ट्रक्चर किसका, हाँ जी, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो मॉडल है इसका मेन। ओके, फिर एक समझना है राडार, और फिर हमें समझना है इसके यूजेस ऑफ EFQM मॉडल। समझ गए मेरी बात? ये हमें 5 चीजें इसमें कवर करनी है मेन। तो पहले फ्रेमवर्क बना लेते हैं ना, हमें इस मॉडल में क्या क्या समझना है। सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की। सबसे पहली बात अगर हम करें इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई, इसमें हमें क्या क्या लिखना है, जो आपको शॉर्ट में की पॉइंट्स मेमोराइज करने, पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूं और फिर जो लैंग्वेज है वो। ठीक है, देखो शॉर्ट पॉइंट में की पॉइंट याद में रखेंगे ना दिमाग में, तो फिर अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में आपसे ना सबसे पहले समझो एक्सेलेंस का मीनिंग क्या होता है ना। एक्सेलेंस का मतलब होता है कि उससे उत्तम कोई ना हो। पहले सिंपल सा एक माइंड में अंडरस्टैंडिंग बना लो कि स्टूडेंट है, हमने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों दिया, कब देंगे हम, क्या वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होगा तभी हम देंगे? नहीं सर, पढ़ाई के साथ साथ वो हर फील्ड में अच्छा होगा तब देंगे हम उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। मतलब क्या हुआ कि भाई वो पढ़ाई में अच्छा हो, अदर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, मतलब प्लेइंग खेलने में भी अच्छा हो, मैनेजमेंट में भी अच्छा हो, उसका डिसिप्लिन अच्छा हो, उसकी अटेंडेंस भी सही हो, बिहेवियर भी अच्छा हो, हर जो बाकी के स्टूडेंट्स है उससे उसका जो नेचर है वो पोलाइटनेस हो, मतलब हर चीज में हम उसको देखेंगे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट देखेंगे, तब हम कहेंगे हाँ ही इज द एक्सेलेंट स्टूडेंट। ये नहीं कि बस सिर्फ स्टडी में पढ़ाई में रट्टू होता है तो भाई ठीक है हम उसको एक्सेलेंट का अवार्ड दे देंगे। नहीं, एक्सेलेंट का मतलब होता है कि भाई ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी एक्सेलेंट, गुड, बेस्ट इन ऑल एरिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं कि मिस इंडिया का अवार्ड किनको देते हैं हम, ये नहीं है कि भाई जो बहुत सुंदर हो, नहीं, सुंदरता के साथ साथ में जो हाजिर जवाब हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट वो हम देखते हैं कि हर एंगल से जो बंदा परफेक्ट हो उसको बोलते हैं एक्सेलेंट। तो अब बात आती है कंपनी में। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्सेलेंस वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं। ठीक है, अब आते थे कंपनी में। कंपनी में ये जो मॉडल बनाए गए हैं, ठीक है, ये बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बेसिकली यूरोपियन मॉडल है। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि भैया अगर कोई भी कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करे तो वो सबसे उत्तम, सबसे नंबर 1 कंपनी पर पहुंच सकती है। जैसे अभी हम बात करें कि बॉश कंपनी है, BMW है, या दुबई का एयरपोर्ट है, ये सारे जो है ना ये इसी मॉडल पर बेस्ड है, इसी को फॉलो करके आगे पहुंचे हैं। तो है क्या, अगर कोई कंपनी पूरी तरह, ये मतलब एक तरह से ये फिलॉसफी है कि एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखे, यानी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहें, कस्टमर फोकस रखें,
ऐसा इन्वायरमेंट रखें कि हर एम्प्लॉइज अपना पूरा 100% दे, समझ रहे हो, मतलब दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, कि नहीं कि 10 बजे आना है 6 बजे जाना है, नहीं, अपने पूरा अंदर से मन लगा के काम करें, कस्टमर फोकस करें, कस्टमर की जरूरत को पूरा करें, वेस्ट को मिनिमाइज करें, समझ रहे हो बात को। मतलब ये मॉडल बताता है कि भैया हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी वेस्ट मिनिमाइज कर ले, परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए, क्वालिटी बनाए अपने प्रोडक्ट में, समझ रहे हो, कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखे, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एम्प्लॉइज के हितों का ध्यान में रखे, एम्प्लॉइज को सब सुख सुविधाएं दे, उनको जाने ना दे, उनका लेबर टर्नओवर कम से कम रखें, सोसाइटी में फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, नहीं भी गवर्नमेंट भी उसे सेटिस्फाइड रहे, यानी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे गवर्नमेंट की हमारे पास कंप्लाइंस यानी कोई पेनल्टीज वगैरह लगते रहें, तो उस कंपनी को हम कहेंगे एक्सेलेंट कंपनी। समझ में आ गई, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, अब इसके डिफरेंट मॉडल है जिसमें लगभग मोर और लेस सभी सिद्धांत एक जैसे हैं, ठीक है, जैसे EFQM मॉडल है, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, फिल बालग्रिज है, सिंगापुर है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो मेन आपका जो आएगा वो EFQM आएगा। क्लियर पार्ट भी। अब उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। चलो पहले मैं आपको ये जरा एक बार मेन पॉइंट समझा दूं, क्या क्या मैंने कहा था, 1 मिनट, जो आपको ध्यान में रखना की पॉइंट्स, ठीक है। एक्सेलेंस, एक्सेलेंस इन ऑल एरिया, एक्सेलेंस इन ऑल एरिया, वो कहलाता है बिजनेस एक्सेलेंस, ठीक है, राइट भाई। जैसे बात करें हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की दिमाग में अपने रखने के लिए, ताकि दिमाग में ये रहे एक्सेलेंस का मीनिंग क्या है, तो वो स्टूडेंट एक्सेलेंस कहलाता है, वो स्टूडेंट को हम अवार्ड देते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, जो एक्सेलेंट हो यानी जो बेस्ट हो, किसमें, किसमें, स्टडी में, बिल्कुल ठीक, अदर क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में नहीं, बिहेवियर में, राइट में, अटेंडेंस में, मतलब हम अलग अलग एरिया देख रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हो, मतलब सारी अदर एक्टिविटीज, सारी जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं उन सब में वो एक्सेलेंट हो, ठीक है, तब हम उसको एक्सेलेंस का अवार्ड देंगे। तो यही बातें हम किस में, ये तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये है आपको ध्यान में रखना है। कंपनी में ये कहना, ये मॉडल ये कहता है कि भाई ये जो एक्सेलेंस मॉडल है, ठीक है, ये एक फिलॉसफी है, ये बेसिकली एक फिलॉसफी है, ठीक है, जो कंपनी को स्ट्रांग बनाती है, जो कंपनी को स्ट्रांग बनाती है, अगर इसको फॉलो करें तो कैसे, बाय मिनिमाइजिंग द वेस्ट, हम वेस्ट को मिनिमाइज करें, कस्टमर को फोकस करें, कस्टमर के हितों का ध्यान में रखें, ठीक है, स्टाफ एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई रखें, उनका लेबर टर्नओवर कम से कम हो, समझ रहे हो, सोसाइटी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हम उसको फॉलो करें, गवर्नमेंट के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं उसको फॉलो करें, नहीं भी हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, क्वालिटी इंप्रूव करें। तो अगर हम इन सब एरिया पर ध्यान रखकर इन सब एरिया में 100 में से 100 नंबर लाते हैं तो हमारी कंपनी बिजनेस एक्सेलेंस में आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी ने बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के सभी नियम सिद्धांतों को पूरा कर लिया है, राइट भी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अभी मतलब 50 से ज़्यादा कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब ऐसे जैसे BMW कंपनी है या दुबई एयरपोर्ट, तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसके कई मॉडल हैं, ठीक है। अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम
एक्सेलेंस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं और उसके प्रीव्यू में आ जाते हैं। तो एक तरीके से जो ये मॉडल बनाया है इसका हमें अवार्ड मिल जाता है, इसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर हम ये प्रेजेंट करें कि जो भी इसका स्ट्रक्चर में डिफाइंड है वो हमने सारा फॉलो कर लिया है। और अगर हम इनिशियल स्टेज पर हैं तो ठीक है, आप बताओ हमारे को सिद्धांत, हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये मॉडल ये बताता है कि अगर हमने इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो पूरी तरह कर लिया है तो हम इसकी कमेटी में हमें इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर हम इसके सिद्धांतों को धीरे धीरे फॉलो करें तो एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब एक बात जरा इंट्रोडक्शन फटाफट समझ लें, है ना। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल ये एक फिलॉसफी है। मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देखो पूरी ऐसे लाइन टू लाइन आपको नहीं ध्यान में रखना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, ये फिलॉसफी है, ठीक है। क्या करता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, क्वालिटी बढ़ाता है, वेस्ट को मिनिमाइज करता है, कस्टमर को फोकस करता है, एम्प्लॉय को संतुष्ट रखता है, सोसाइटी, गवर्नमेंट, यानी इन सब के हितों का ध्यान में रखकर पूरी तरह हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? इंप्रूव परफॉर्मेंस, है ना, और स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को क्रिएट करता है। स्टेक होल्डर तो मालूम है ना कौन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स नहीं, केवल मालिक नहीं, मालिक के साथ साथ कौन? मालिक के साथ साथ कौन? इन्वेस्टर, वेंडर, कस्टमर, स्टाफ, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर। तो इनके लिए हम इनकी निगाह में हम अच्छा बन के रहते हैं, यानी उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज टू डेवलप क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसका पर्पस क्या है इस अप्रोच का? कि भी हाँ, क्वालिटी से संबंधित सारे नियम हम उसको फॉलो करें, ठीक है, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, वेस्ट मिनिमाइज हो। अब वेस्ट कम से कम होगा तो भी बात आ गई ना, पैसे का ना जाना भी तो आना हुआ, समझ रहे हैं ना। वेस्ट कम होगा तो पैसे की बर्बादी कम होगी, जब कॉस्ट कम आ जाएगी तो अपने आप भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प एम्प्लॉय लॉयल्टी, यानी एम्प्लॉय लॉयल्टी का मतलब दे विल डू द वर्क बाय हर्ट नॉट बाय टाइम, यानी इनको सुख सुविधाएं दोगे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस बाय अचीविंग एक्सेलेंस इन एवरीथिंग, एक्सेलेंस इन एवरीथिंग, ठीक है। लीडरशिप अच्छी हो, स्ट्रेटेजी अच्छी हो, हमारी रणनीति, कस्टमर फोकस करें, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यही हमने आपको पॉइंट बता दिए शॉर्ट में, ठीक है भाई, राइट। तो क्या कहना चाहते हैं? ये बिजनेस एक्सेलेंस प्रिंसिपल, सिद्धांत हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी होती है इसके अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट से हटकर हम इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्वालिटी है, उसको बढ़ाते हैं, ओके। बहुत सारे मैनेजमेंट थॉट हैं, ओके, सबका लगभग एक जैसा ही है। कौन कौन से मैनेजमेंट थॉट हैं? पहला EFQM मॉडल, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, ये मेन है। बाकी है बालग्रिज क्राइटेरिया, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इन सब का लगभग सेम है। तो मोस्ट जो पॉपुलर है वो है EFQM, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? क्लियर बेटा? चल अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम इसका ना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है मेन, राइट। क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये आपको कॉम्पिटिटिवनेस देता है, ये आपको दूसरों से बेहतर देता है, दूसरों से अलग खड़ा करके देता है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं मेन। इंट्रोडक्शन में क्या ध्यान में रखना है? फिलॉसफी है, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, वेस्ट मिनिमम होता है, कस्टमर फोकस होता है, यानी कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं, समझ गए। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखते हैं, उसको लॉयल बनाते हैं। लॉयल का मतलब उसको हम ऐसे सुख सुविधा देते हैं ताकि वो छोड़कर ना जाए और अपना 100% नहीं दे, नहीं भाई नहीं, मेरी तो ये मेरी अपनी कंपनी है, ये ऐसा माहौल उसको देते हैं। तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि उसको मतलब ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर ये सारी चीजें हैं कि कस्टमर पर ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉयज पर ध्यान रखते हैं, सोसाइटी पर ध्यान रखते हैं, वेंडर्स पर ध्यान रखते हैं, तो उसको एक्सेलेंस से बचने से कोई नहीं रोक सकता, समझ में आ गई। अपने आप क्वालिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, वेस्टेज कम करो, ओके, राइट भाई। तो ये कहना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है भाई। तो इन सब ये सारे प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना है? फॉलो करना होता है। आगे बात समझ में? कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ
एक पॉइंट और याद रख लो, कॉम्पिटिटिवनेस। यानी दूसरों से बेहतर, दूसरों से आपको अलग खड़ा कर देता है ये मॉडल। तो ये मॉडल कहता है कि भैया मेरे रास्ते पर चलोगे, मेरे नियम कायदे फॉलो करोगे तो कहीं से कहीं ले जाऊंगा मैं आपको। ओके, चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पर। चलिए देखो, स्ट्रक्चर में क्या ध्यान में रखना है आपको। स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो यूरोपियन फाउंडेशन मॉडल बनाया है, ये कहता है कि इस मॉडल के प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कायदे को अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसमान में पहुंच जाओगे, तो आपसे आगे कोई नहीं होगा, आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। तो वो नियम कायदे क्या हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, वो 3 बातों में अपनी बात को कहता है। ध्यान रखना ऐसे, डर, कैसे ध्यान में रखना, डर। ठीक है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। DER, डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव, रिजल्ट। बात समझ में आ गई, डर के आगे जीत है, DER, डर, डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव, रिजल्ट। पहला डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा रिजल्ट। ठीक बात है। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इमेजिनेशन। हम सोचते हैं सपने बड़े होने चाहिए, नहीं, तो ये सिद्धांत कहता है कि यार सबसे पहले ना अपने माइंड को खाली करो और बड़ा सोचो। इसमें से आप ये जो बेकार के थॉट्स है वो हटाओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, आप अपनी कंपनी में सबसे पहले क्या करो, इमेजिनेशन लाओ। ठीक है, सोचो। राइट भाई, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब सोचो, सपने बड़े रखोगे तभी तो साकार करोगे, सपने ही नहीं लोगे तो साकार कहां से होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, साकार करो, नहीं, डू द वर्क, नहीं, एक्टिव यानी एग्जीक्यूटिव यानी काम करो, तभी तो परिणाम आएगा। परिणाम कैसे आ जाएगा, नहीं, पुरानी कहावत है ना कि सोते हुए शेर के मुंह में भी शिकार नहीं आता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म तो करो, कर्म करने से पहले सोचो, फिर करो, तो परिणाम आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो 3 बेसिक पॉइंट पर ये हमारा स्ट्रक्चर प्रिंसिपल सिद्धांत है। क्या, डर, डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव और रिजल्ट। अब इनके क्राइटेरिया हैं। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब दिशा निर्देश। ठीक है, सोचो। ओके, डायरेक्शन का मतलब सोचो। अब इसमें 2 क्राइटेरिया, हर एक के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। 2 इसके हैं, 3 इसके हैं और 2 इसके हैं। क्राइटेरिया का मतलब कि डायरेक्शन में हमें मतलब सोचने में क्या क्या करना है। ठीक है, सोचने में क्या क्या मुझे ध्यान में रखना है, एग्जीक्यूटिव करने में क्या क्या करना है और परिणाम में क्या आना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन में पहला क्राइटेरिया है पर्पस, विजन और स्ट्रेटेजी। अब एक एक करके समझाता हूं। पर्पस, विजन और स्ट्रेटेजी। फिर है स्टेक, फिर है हमारा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है। तो पहला क्या हो गया, विजन, स्ट्रेटेजी, पर्पस। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा, लीडरशिप कैसी है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या कहेंगे हम, स्टेक होल्डर को इंगेज करके रखो। ठीक है, उनके लिए सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करो, परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म करो। ओके, परिणाम कौन से आएंगे, स्टेक होल्डर का परसेप्शन देखो क्या आ रहा है और ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। क्लियर है भाई। चलो अब एक एक करके हम इसको समझते हैं जरा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको इसमें ना शॉर्ट में समझाया है और डिटेल में भी। देखो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल्स मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में दिया है। ठीक है, 3 चीजें आती हैं, डायरेक्शन, DER। ठीक है भाई, DER, बिल्कुल ठीक है। चलो, डायरेक्शन का मतलब दिशा निर्देश, सोचो। ठीक है, करो, पाओ। ठीक है, चलिए इसका मतलब होता है वाई, क्यों करूं मैं।
तो मुझे पता होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं क्यों सोचूं, मैं तो नहीं सोच रहा, नहीं भाई, तो भाई सोचो क्यों, ठीक है, उसका कारण होना चाहिए, ठीक है, फिर जो कर रहे हो वो किस दिशा में करो, फिर परिणाम अपने आप आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, डायरेक्शन में हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान, क्या क्या क्राइटेरिया है, पर्पस, विजन, स्ट्रेटेजी और एनवायरमेंट, यानी कल्चर ऐसा होना चाहिए, यानी हमारा कल्चर ऐसा हो, ओके, यानी हमारा कल्चर ऐसा हो। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, पर्पस, विजन और स्ट्रेटेजी। दूसरा आएगा ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एंड लीडरशिप। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। चलिए अब ध्यान से क्या कहना चाहते हैं हम यहां पर, वाई, इसका मतलब ये है, हाँ जी, वाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट है, नहीं, क्यों इसका काम इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 चीजें देखो ध्यान से, डायरेक्शन में क्या, डायरेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, क्यों मैं सोचूं, क्यों, मेरा पर्पस क्या है, विजन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, और फिर आता है कल्चर एंड लीडरशिप। तो 2 पॉइंट हो गए। अब सबसे पहले पर्पस होता है ना, कोई भी काम करे, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हमें कलकत्ता जाना है, क्यों जाना है, नहीं, हमें ये काम करना है तो क्यों करना है, नहीं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका काम क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, तो पर्पस होना चाहिए डिफाइन, नहीं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पस क्या है, पैसा कमाना या समाज सेवा। अब ध्यान से सुना, पर्पस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, पैसा कमाना या समाज सेवा करना, उस हिसाब से विजन बनेगा ना भाई। जो आपका वाई, पहले डायरेक्शन में क्या आता है, पर्पस, विजन एंड स्ट्रेटेजी, यानी वाई, क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, यहां पर यह आ रहा है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, राइट, वाई डायरेक्शन में, वाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट करती है, पर्पस हुआ, ठीक है, इसका पर्पस एक्सप्लेन करो, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी डिफाइन करो, ये मतलब है। तो पर्पस का मतलब हो गया वाई। तो डायरेक्शन में आपको 2 क्राइटेरिया हैं, पहला पर्पस, विजन एंड स्ट्रेटेजी, ये एक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एंड लीडरशिप, ये एक हो गया, ठीक है। चलिए अब पहले पर्पस, मतलब क्यों हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्यों, क्या पर्पस है उसका, प्रॉफिट कमाना या समाज सेवा करना। तो पहले पर्पस डिफाइन करो, नहीं क्या, सोशल सर्विस, क्लियर हो गया। जब वंस द पर्पस इज क्लियर, एक बार पर्पस क्लियर हो गया कि भैया मुझे तो सर्विस देनी है, नहीं मुझे तो पैसा कमाना है, तब डायरेक्शन क्लियर होगी, यानी विजन क्लियर होगा, तब विजन समझ में आएगा। विजन का मतलब समझ गए, विजन वर्ड कहां से आया, जैसे आपने कभी अपने आईज चेक कराई होंगी तो देखना विजन क्या है आईज का, 6x6, वो यानी दूर तक, यानी मैं कितनी दूर तक देख सकता हूं, ध्यान से समझना वर्ड का मीनिंग। विजन का मतलब हम कितना लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे, तो आपको प्रॉफिट कमाना है तो कितना लॉन्ग आप सोच पाओगे, राइट। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, फिर विजन डिफाइन करो, ठीक है। पर्पस टू प्रोवाइड, अब जियो को था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जियो का पर्पस क्या था, जियो का पर्पस क्या था, हाँ जी, जियो का पर्पस था, सबसे पहले धीरूभाई अंबानी का पर्पस था कि भाई हर व्यक्ति के पास जितने रुपए में पोस्ट कार्ड पहुंचता है, मैं उतने रुपए में उसको कॉल पहुंचा दूं, मतलब लिखित में ना जाए, एक बंदा दूसरे बंदे से घर बैठे बात करे पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पर, समझ गए, ये उसका विजन आया था, ये उसका विजन आया था, ठीक बात है भाई। तो विजन क्लियर हो गया ना, लॉन्ग टर्म विजन, नहीं भाई। तो पर्पस एक बार डिफाइंड हो गया कि हां मुझे पैसा तो कमाना है, नहीं, पर पहले मुझे, अब पैसा कमाने के लिए मुझे लंबा जाना है, तो यानी एक पोस्ट कार्ड, पुराने पहले पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो पोस्ट कार्ड में 10-20 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था उस समय, उस पर बस लिखते थे अपना मैसेज और वो डाकखाने में डालाते थे और वो पहुंच जाता था, तो बहुत कम कॉस्ट पर मैसेज डिलीवर हो जाता था। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने ये सोचा, इस विजन को ध्यान में रखते हुए कि हम कॉल इतने पैसे पर पहुंचाएंगे, समझ गए, ये उसका विजन था। अब जैसे स्टूडेंट मान लो तो उसका विजन क्या होगा,
पैसा कमाना या पावर लेना, ठीक है। विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप प्रिंसिपल की बात करते हैं, परिभाषित कर दिया विजन, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, करंट और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। विजन मस्ट बी क्लियर फॉर करंट एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब जैसे बात करो स्टूडेंट की, तो उसका विजन क्या है, मुझे आईएएस बनना है, पैसा भी कमाना है, पावर भी कमानी है, ठीक है। जियो, इनका पर्पस क्या था, विजन क्या था, प्रत्येक पर्सन के पास पहुंच जाए, ठीक है। तीसरी बात आते हैं रणनीति, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब समझ गए क्या होता है, भाई आपको युद्ध लड़ना है तो रणनीति बनाओ ना, ये तो ना कि बस हथियार लिए और पहुंच गए। तो ऐसी रणनीति बनाओ ताकि मैं युद्ध जीत पाऊं, तो वो कहलाती है स्ट्रेटेजी। यानी आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जो आपका पर्पस है, जो आपका विजन है, उसको अचीव करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू अचीव इट्स पर्पस और विजन, ठीक बात है। यानी रणनीति आपकी सही होनी चाहिए जो आपके विजन और पर्पस को अचीव करे। अब जियो की बात करें, उनका विजन क्या था, उनका पर्पस क्या था कि पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पर हर बंदे के पास कॉल से बात हो जाए। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी। आगे बात समझ में। आप स्टूडेंट है, क्या चाहता है कि मैं अच्छे पैसे भी कमाऊं बाद में और मेरे को पावर भी मिले गवर्नमेंट में, ठीक है। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, हो सकता है वो सोचे मैं सेल्फ स्टडी करूं, हो सकता है वो सोचे नहीं मैं कोचिंग करूं। तो मतलब क्या है कि 2 और मोर कंपनी मे हैव द सेम पर्पस, सबका पर्पस हो सकता है सेम हो, पैसा कमाना, बट सबकी रणनीति अलग अलग होगी। आगे बात समझ में भाई, ये पहला सिद्धांत आया हमारा, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्यों, वाई, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट है, इसके 2 क्राइटेरिया। पहला पर्पस, विजन और स्ट्रेटेजी। पर्पस का मतलब हमारा पर्पस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्यों एग्जिस्ट करती है, व्हाई इट एग्जिस्ट, व्हाई इट एग्जिस्ट, राइट भाई। प्रॉफिट कमाना है या सोशल सर्विसेज देना, ये पर्पस हो गया। इसके हिसाब से उसका विजन बनता है। वंस द पर्पस इज क्लियर द विजन इज ऑल्सो क्लियर। विजन का लॉन्ग टर्म, कि हम लंबा सोचें। डायरेक्शन का मतलब इमेजिनेशन, सोचो पहले, ठीक है। विजन मीन्स लॉन्ग टर्म थॉट, विजन मीन्स लॉन्ग टर्म थॉट, विजन मीन्स लॉन्ग टर्म थॉट, कि लंबा सोचो आप, नहीं कि जैसे रिलायंस ने सोचा था कि पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पर कॉल पहुंच जाए, हर व्यक्ति के पास, जन जन के पास पहुंच जाए, तो ये उसका विजन था, यानी लॉन्ग टर्म विजन। क्लियर पार्ट बेटा। स्ट्रेटेजी, अब इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी रणनीति तैयार करनी चाहिए। द कंपनी शुड हैव, अब ये प्रिंसिपल की बात आती है, कंपनी के पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए टू अचीव देयर पर्पस एंड विजन। हर कंपनी का पर्पस सेम हो सकता है बट स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। हर स्टूडेंट का पर्पस सेम हो सकता है, सीए पास करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, डायनेमिक सीए बनना, बट उसकी हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो बोलो, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं इसमें डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडर्स। बी क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडरशिप। ध्यान से सुनना, इसका मतलब कल्चर का मतलब माहौल, मतलब ये मॉडल ये कहता है कि ठीक है पहले विजन अच्छा सोचो, है ना, पर्पस अच्छा होना चाहिए, विजन अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। बट इन सब के साथ में ये डायरेक्शन में कह रहे हैं, डायरेक्शन में कह रहे हैं क्या कि भाई आप ना अपनी कंपनी में माहौल भी तो पैदा करो, काम खुद तो ना करोगे भाई, मालिक थोड़ा काम करेगा कोई भी, उनका तो काम क्या है, एम्प्लॉय से काम लेना। तो एम्प्लॉय से 100% लेने के लिए उनको माहौल देना पड़ेगा, यानी कल्चर ऐसा हो, यानी आपकी लीडरशिप ऐसी हो कि वो एम्प्लॉय अपना काम मन से करे। दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। यानी कि वो ये सोचे कि 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, नहीं, वो अपने काम को, अपनी कंपनी को अपना परिवार समझे, ऐसा माहौल उनको क्रिएट करो। यानी ये लीडरशिप की बात आती है, यानी लीडर को हर एम्प्लॉय अपना मॉडल मान के चले, यार जो हमारा लीडर है ना उसकी क्या पर्सनैलिटी है, यार जो सर वो कहते हैं ना मुझे वो फॉलो करना है। ये आप कमिटमेंट क्रिएट करो अपने एम्प्लॉयज में कि नहीं, कि मैं एक बार जो सर ने कह दिया, एक बार जो हमारे मन में आ गया, उसके बाद हम तो किसी की भी नहीं सुनेंगे, अपनी भी नहीं सुनेंगे, वो करना है। कमिटमेंट, कल्चर ऐसा होना चाहिए। यानी लीडर के अंदर ये क्वालिटी ऐसी हो, ये मॉडल ये कहना चाहता है कि लीडर विल टेक द डिसीजन
करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम। अगर कोई एम्प्लॉय को लगता है कि भाई जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है कि ये एम्प्लॉय पूरी पॉलिटिक्स फैला रहा है, तो वेट ना करे, उसको हटा ही दे। करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पर ले, नहीं तो वो दुखदाई होगा। मतलब लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो माहौल अच्छा बना के रखे, तभी आपका जो विजन है, तभी आपका जो पर्पस है, तभी जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आगे चलेगी, नहीं तो सब बेकार हो जाएगी, सोचते रह जाओगे। ये मॉडल ये कहता है। बात समझ में आ गई? तो कल्चर, इसमें हमें क्या समझना है? हाँ जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही विजन स्ट्रेटेजी के साथ लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लीडर को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, यानी काम करने का माहौल डेवलप करे, वो मिलकर काम करें, कमिटमेंट आए स्टाफ से, डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, पीपल फॉलो द विजन, पीपल फॉलो द विजन। किसका? किसका? लीडर का। ठीक है, हर एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है, नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात है। अपना 100% देता है या नहीं, ये लीडर पर डिपेंड करता है, नहीं कि लीडर सही डिसीजन सही टाइम पर ले। आगे बात समझे? अगर कोई एम्प्लॉय पॉलिटिक्स फैला रहा है, देख रहे हैं, तो उसको एक मौका दे, बस ज्यादा नहीं, हटा देनी, तो वो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। ठीक है, लीडर का रोल मॉडल माने, उसी हिसाब से एक्ट करे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कल्चर एंड लीडर दोनों एक दूसरे, भाई लीडर अच्छा होगा तभी तो कल्चर डेवलप होगा। नहीं, लीडर विल टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। जो एम्प्लॉइज हैं उनमें कल्चर डेवलप करे, काम करने का माहौल पैदा करे। दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, दे विल गिव देयर 100%। वो मतलब ऐसा ना हो कि बस डंडे की जोर पर काम हो। हमें उनको मतलब ये नहीं करना कि जैसे भाई शेर होता ना, सर्कस वाला, उसको हंटर मार के तैयार करता है, वो नहीं करना है हमें एम्प्लॉय को। हमें एम्प्लॉय को उनको अपने हिसाब से काम करने देना है कि भाई वो फ्री हो, उनको सारी सुख सुविधाएं भी हों, दे फील कंफर्टेबल, उनको ये हमारी कंपनी परिवार की तरह नजर आए। क्लियर हो क्या? तो डायरेक्शन में दो बातें समझ में आ गई। क्या क्या? विजन, डायरेक्शन में दो बातें समझ में आ गई, पर्पस, विजन, स्ट्रेटेजी, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडर। पर्पस क्लियर होना चाहिए, व्हाई यू एग्जिस्ट, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है कंपनी का, प्रॉफिट कमाना या सोशल एक्टिविटीज करना। विजन, उस हिसाब से विजन बनेगा, कितना लंबा जाऊंगा मैं, कितने लॉन्ग टर्म सोचूंगा। जैसे एग्जांपल जियो ने सोचा था कि भाई पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पर मैसेज देना, तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो विजन है, वो मैं प्राप्त कर लूं, रणनीति तैयार करें। तो जैसे जियो ने फॉलो करी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। क्लियर हो क्या? सेकंड, इसके लिए कॉस्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए, लीडरशिप एंड कल्चर, यानी मैनेजमेंट, यानी लीडर को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि स्टाफ में कल्चर क्रिएट हो, काम करने का माहौल हो। दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। वो अपना काम मन से करें, टाइम से नहीं कि 10 बजे आए, 6 बज गए चलो भी मीटर डाउन। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। उनको अपनापन लगे, यानी वो लीडर्स को रोल मॉडल माने। दे विल टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। लीडर ऐसा होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज को रोल मॉडल मान के चले, ताकि हर एम्प्लॉय अपना 100% दे पाए, तभी तो आपका विजन क्लियर होगा। क्लियर है पार्ट में? भाई आपको ये समझना चाहिए कि जैसे रिलायंस, धीरू भाई अंबानी ने शुरू में जब कंपनी शुरू करी थी, शुरू में बिल्कुल ही, तो सब जो आपस में लोग थे, कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ एम्प्लॉयज भी थे, पर वो एम्प्लॉयज भी ऐसा बिहेव करते थे कि रिलेटिव्स हों, यानी उनके अपने रिलेटिव्स और एम्प्लॉयज में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, तभी वो कंपनी आगे बढ़ी। समझ के बाद में? तो एक्सेलेंस को अचीव करना है तो आपको एम्प्लॉयज के अंदर ये भावना डालनी पड़ेगी। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल भाई। डायरेक्शन, टोटल कैसे, डर, डर के आगे जीत है, DER, डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव और रिजल्ट। डायरेक्शन क्या, सोचो, अब एग्जीक्यूटिव करो, अब करने का बहुत सोच लिया, अब करने का समय आ गया, एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, करना। अब करो भाई, सोचने से खाली नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। नहीं भाई, तो कहते ना खुद मरे स्वर्ग मिलता है, तो करो तभी आपका परिणाम आएगा। ठीक है, सोचना, करो, परिणाम। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब हाउ डज इट डिलीवर, हाउ डज इट डिलीवर ऑन इट्स पर्पस एंड स्ट्रेटेजी, कैसे हम डिलीवर करते हैं, इसका मतलब है हाउ डज।
इसका मतलब है हाउ डज इट डिलीवर, हाँ जी, इसका मतलब है हाउ डज इट डिलीवर ऑन इट्स पर्पस एंड स्ट्रेटेजी। एग्जीक्यूटिव में 3 चीजें आती हैं, एग्जीक्यूटिव में 3 क्राइटेरिया क्या क्या है, हाँ जी, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, ठीक है, फिर क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू और ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 3 आते हैं एग्जीक्यूटिव में। स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना, स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, फिर उनके लिए सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करना और फिर परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म करना। क्लियर? तो सबसे पहला क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहला क्या आ रहा है, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 आते हैं, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, ओके, और फिर उनके लिए सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करना, फिर परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म करना। चलिए, पहला स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को, जो उसने सोचा, रणनीति को, वो तभी लगा पाएंगे जब, मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तभी लगा पाएंगे जब वो सारे स्टेक होल्डर के हितों को ध्यान में रखते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। भाई ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहते हैं, सेनापति है जो युद्ध में सबसे आगे, ठीक है, उसने रणनीति बना ली, भाई वो रणनीति तभी कामयाब होगी जब हर एक, जो सब सेनापति है, जो पैदल वाला है, जो हर एक खिलाड़ी है वहां पर, उन सब के हितों का ध्यान में रखेगा, सबको साथ लेके चलेगा। समझ गए बात भी? तो यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा, स्टेक होल्डर में क्या क्या आता है, खाली शेयर होल्डर्स नहीं, खाली शेयर होल्डर्स नहीं, वेंडर भी आता है, क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर भी आ गए, स्टाफ भी आ गया, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सब आ गए। तो सबकी जरूरत को ध्यान में रखकर हमें यह देखना उसमें हमारे लिए की स्टेक होल्डर कौन सा है, ठीक है, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, तभी तो कहते हैं होलिस्टिक व्यू है। भाई बात करें कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है बताओ, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, यानी क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। भाई अगर कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले बट टाइम से डिलीवरी ना मिले, रेस्टोरेंट है, खाना मिल रहा है तो क्वालिटी, भूख अभी लग रही है, 1 घंटा हो गया आने में, तो फिर बेकार हो जाएगा, उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। तो क्वालिटी भी चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी भी चाहिए। स्टाफ है, उसे क्या चाहिए, अच्छी पेमेंट मिले, काम करने का माहौल मिले। नहीं, वेंडर क्या चाहिए, उसको टाइम से पेमेंट मिल जाए, ये नहीं कि उसको लटकाते रहे, भैया तू माल दे जा पैसे लेता रही हो, माल दे जा पैसे देते रही हो, नहीं ना। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, हाई रिटर्न। सोसाइटी को क्या चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट दे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे, कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल ना करें हम जिससे नेगेटिव मतलब पॉल्यूशन बढ़े, गवर्नमेंट को टैक्स, यानी सभी स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान में रखें, उनको इंगेज करें, तभी हम आगे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इंगेजिंग स्टेक होल्डर समझ में आ गया ना। क्या कहते हैं, हाउ डज इट डिलीवर ऑन पर्पस एंड स्ट्रेटेजी एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम इसका मतलब है हाउ डज, कैसे हम डिलीवर करते हैं पर्पस और स्ट्रेटेजी को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वुड बी एबल टू अचीव एक्सेलेंस, वो एक्सेलेंस तभी प्राप्त कर पाएगी व्हेन दे एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर, और उनकी जरूरत को समझे और पूरा करे। स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर्स को पहचाने पहले, और उनकी जरूरत को समझे और उनको पूरा करे, तभी अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से प्रभावी रूप से लागू कर पाएंगे। आगे बात समझ में? की स्टेक होल्डर को पहचाने, भाई ये मेन है मेरे लिए, ठीक है, कस्टमर मेन है, कस्टमर फोकस, स्टाफ फोकस, वेंडर फोकस, यानी उनको मेन पहचान, रैंकिंग दे दे, पैसे तो सबको ध्यान में रखे, उनकी जरूरत को, उनके हितों को, व्हाट दे वांट, यू शुड फुलफिल देम। तो क्या होगा, एक्सेलेंस पर आ जाओगे आप। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पार्ट भाई? तो हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली पूरा करते हैं, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आगे बात समझ में? ये इसका नारा है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? बिल्कुल। स्टाफ क्या चाहता है, हाई पे, नहीं भाई,
कस्टमर क्या चाहता है, क्वालिटी मिले, ऑन टाइम डिलीवरी मिले, वेंडर पेमेंट टाइम से मिले, सोसाइटी क्या चाहती है, पॉजिटिव एनवायरमेंट। तो सबको हम लेके चले, ठीक है। ये यहां पर गवर्नमेंट आएगा, एग्जाम्पल में यह गवर्नमेंट था, ठीक है। वो गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम हाई टैक्स पे करें। बोलो क्लियर होगी। दूसरा इसमें क्या आता है, ये हो गया इंगेजिंग स्टेक होल्डर। अब क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, ओके, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। चलिए बी है क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू एग्जीक्यूटिव में, मतलब करो। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दो। विजन से रिलेटेड हो गया ना, विजन तो बना लिया बट करो भी तो, यानी अपने स्टेक होल्डर्स के लिए ऐसा करो कि वो आपसे लॉन्ग टर्म बने रहें। हाँ दोस्तों, हम क्या करें, इसका मतलब है क्रिएट करो सस्टेन, सस्टेन का मतलब लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म तब बने रहोगे, आप लॉन्ग टर्म तब बने रहोगे जब आपसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर वैल्यू समझेंगे, उनको वैल्यू मिले, उनको वैल्यू मिले। बहुत ध्यान से ना, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, वुड, जैसे वुडलैंड की कंपनी है ना, नहीं जूता बनाते हैं, क्या कहते हैं, जूता ले जाओ, पैर टूट जाएगा, जूता नहीं टूटेगा, मतलब कहने की बात होती है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। आप अगर 4,000 रुपए का शूज खरीद रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रही है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म क्रिएट करेंगे, वो कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सेलेंस अचीव करनी है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव एक्सेलेंस ओनली व्हेन दे डेवलप और डिजाइन इटसेल्फ। अपने आप को ऐसे डेवलप करो, जैसे कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। वो मतलब है इसका ना, सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करे, यानी सक्सेस इन फ्यूचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, सर्वाइवल क्रिएट करे। समझ गए बात भी, मतलब कैसे मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कस्टमर की समय समय पर मार्केट में डायनेमिक चेंज होते हैं। नहीं, आज वो ये मोबाइल बेसिक का चूज कर रहा है, कल को वो कहता नहीं इसमें कैमरा भी हो, फिर आगे वो कहता है कि इसमें मेरे पास लैपटॉप के फीचर भी आ जाएं। समझ रहे बात को, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट, जो जरूरत है, जो टेस्ट है, वो बदलता जा रहा है। बदलते हुए स्वरूप में हम फ्लैक्सिबल हों, हम उसकी रिक्वायरमेंट को बदलते के हिसाब से पूरा करें, राइट। तो हम फाइनेंशियल भी हो एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी प्रॉफिट कमाए, नॉन फाइनेंशियल का मतलब कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, यानी क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। ये मतलब समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, यानी हमें ऐसा डेवलप करना है कि हम लॉन्ग टर्म चलें, यानी कस्टमर की लॉयल्टी लें, कस्टमर का विश्वास जीत लें। लॉन्ग क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आ गया कि कस्टमर की लॉयल्टी, यानी अगर हम कल को कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कस्टमर आंख बंद करके हमारे पर विश्वास कर ले कि नहीं नहीं ये कंपनी जो प्रोडक्ट देगी वो अच्छा ही होगा, आंख बंद करके इस पर विश्वास किया जा सकता है। वो कहलाता है वैल्यू क्रिएट करना। वो क्रिएट करो आप, तब आप एक्सेलेंस को अचीव कर पाओगे। यानी कंपनी कैन अचीव इट्स एक्सेलेंस कब, जब अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा करे। कब, जब वो अपने स्टेक होल्डर की जरूरतों को, बदलती हुई जरूरतों को इमीडिएट पूरा करे, सेटिस्फाई करे, राइट। उनके थॉट को पहले से ही समझ ले और फिर पूरा करे, तो वो कहलाएगा क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू। बोलो समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव में दो आ गए, इंगेजिंग स्टेक होल्डर, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। इंगेजिंग स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ कि हम सारे स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान में रखें, केवल शेयर होल्डर्स का नहीं, केवल शेयर होल्डर्स का नहीं, मतलब गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, एम्प्लॉय का, कस्टमर का, वेंडर का। वेंडर क्या चाहता है कि पेमेंट उसको टाइम से मिले, कस्टमर चाहता है क्वालिटी टाइम से डिलीवरी मिले, स्टाफ चाहता है अच्छा माहौल मिले, अच्छी पेमेंट मिले। नहीं, तो हमें ऐसा करना है कि सभी स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सस्टेनेबल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, कि जरूरत मतलब फ्लैक्सिबल भी होना है, कि उनकी जरूरत आज है, आज पूरा करो, कल जरूरत बदल रही है उसको पूरा करो, फिर परसों की जरूरत बदलेगी वो पूरा करो।
बात समझ में आ गई भाई? जैसे पुराने ज़माने में कार होती थी, फिएट कार, जिसमें सिर्फ आगे पंखा लगा होता था, तो यार पंखा लगा हुआ, पर्दे लगे हुए, बहुत शानदार। तो समय बदला नहीं, फिर मारुति कार आई, एसी बेसिक मॉडल आया नहीं, फिर ज़रूरत बदली, एयर बैग्स आए साथ में। तो ज़रूरत के हिसाब से क्या हुआ, कस्टमर का टेस्ट बदलता चला गया, उसको सब चीज़ें चाहिए, आगे फ्रंट पर, रियर पर वाइपर चाहिए, उसको कार में हर चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर की ज़रूरत समय समय पर बदलती जा रही है। मोबाइल फ़ोन पहले बेसिक आया था, तो उसके बाद उसमें चेंजेस आते चले गए, समझ गए? पहले सिर्फ एक टेलीविज़न सेट होता था जिस पर दूरदर्शन के कार्यक्रम आते थे, अब सारी चीज़ें वो इंटरनेट पर आ गई हैं। तो ज़रूरत जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे कंपनी उनकी ज़रूरतों को समय के हिसाब से पूरा करे, तब वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, तब वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। क्लियर हो क्या बात भाई? चलिए थर्ड आता है, तीसरा है ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, ड्राइविंग, ड्राइव करना, कार है खड़ी नहीं रहनी चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या करें, ड्राइविंग, कार है, गाड़ी है, लाकर खड़ी कर दी, अरे भाई इसको चलाओ नहीं। नदी का पानी चलता हुआ अच्छा लगता है, अगर नदी में पानी खड़ा रह जाएगा तो उसमें काई जम जाएगी। वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इस मॉडल में एग्जीक्यूटिव करो, मतलब परफॉर्मेंस आप ड्राइव करते चले जाओ, यानी एक बार परफॉर्मेंस अचीव कर ली, सर एक बार मैंने सब चीजें कर ली, अब इसके बाद आराम से बैठ गए, वो डाउन हो जाएगी। एक बार कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया बस, अरे भाई ये रेगुलर प्रोसेस, इट्स नॉट ए वन टाइम, ठीक है? तो यहां पर एक वर्ड और लिखना है मुझे, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्राम है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ड्राइव से, ड्राइव का मतलब कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म करना है, कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म करना है, यानी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, ठीक है? अब ध्यान से, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन। ध्यान सुनना, इसका मीनिंग क्या है, कस्टमर, मार्केट, कंपटीटर, जो मेरा कंपटीटर है, ठीक है, वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, कस्टमर के टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, मार्केट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, नहीं, उनको आप देखो, फॉलो करो, उनको समझो, उसके हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस करो। कैसे, कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, डाटा से कलेक्ट करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो, अपना क्या करो, इनोवेटिव। तीन चीजें बताई, डाटा, टेक्नोलॉजी, विजन। इन तीनों चीजों को सहारा लेकर अपने एसेट्स और रिसोर्सेज को यूज करो और देखो क्या आपका पड़ोसी क्या फॉलो कर रहा है, मार्केट में क्या नई चीजें आ रही हैं, कस्टमर क्या क्या टेस्ट डेवलप करना चाह रहा है, फिर आप उनको अपने कंपनी में डेवलप करो, ये कहना चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब फॉलो करो, उनको कन्वर्ट करो। कैसे 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 कन्वर्ट करोगे उनको, डाटा कलेक्ट कर लो वहां से, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करो, इनोवेशन लाओ, अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज को यूज करो, और क्या फॉलो करो, कंपटीटर क्या चेंज कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी ले रहा है, राइट, कस्टमर क्या चेंज मांग रहा है, मार्केट में क्या डायनेमिक चेंज होते जा रहे हैं। तो इन चीजों को फॉलो करके आप ट्रांसफॉर्म करो। बोलो क्लियर हो के पार्ट बेटा? तो एग्जीक्यूटिव में तीन आ गई, क्या क्या, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू और ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेक होल्डर्स को इंगेज करो, ठीक है, की स्टेक होल्डर्स को पहचानो, उनकी जरूरत को पूरा करो। स्टेक होल्डर्स में कौन आता है, इन्वेस्टर आता है, वेंडर आते हैं, कस्टमर आते हैं, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट आते हैं, और स्टाफ क्या चाहता है, अच्छा पे और अच्छा माहौल, कस्टमर क्या चाहता है, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, सोसाइटी क्या चाहती है, अच्छा एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट क्या चाहती है, टैक्स, वेंडर क्या चाहता है, उसको सही से पेमेंट मिलता है। तो उनके स्टेक होल्डर्स की को इंगेज करो और उनकी जरूरत को पूरा करो। क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, यानी वैल्यू क्रिएट करो लॉन्ग टर्म, ये नहीं कि आज आपने प्रॉफिट कमा लिया, तुम कल को तुम कौन और हम कौन, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको क्रिएट करना है, यानी अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मेंटेन करना है, तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। कस्टमर के डेली जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाकर कस्टमर लॉन्ग टर्म सेटिस्फाई होगा, कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ड्राइव करना, परफॉर्मेंस को मेंटेन करना रेगुलरली। कैसे, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर में जो चेंज आ रहे हैं, कस्टमर में जो
चेंज आ रहे हैं, वो डाटा से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेटिव्स को फॉलो करके, इनको यूज करके, जो आपके पास एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा इनको कन्वर्ट करो ताकि परफॉर्मेंस मेंटेन हो। बात समझ में आ गई? यहां पर मैं शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूं, देखो डाटा, ये 3 चीजें हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसको हथियार बनाओ, अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज को यूज करो, नहीं, ताकि जो भी स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मार्केट में जो चेंज हो रहे हैं, कस्टमर में जो चेंज, उनको आप अपनी कंपनी में फॉलो करो, राइट भी, यानी तब आपकी परफॉर्मेंस, तब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगी, वो ड्राइव होगी और कन्वर्ट होगी फ्यूचर में। ट्रांसफॉर्म का मतलब कन्वर्ट होगी फॉर फ्यूचर। बिल्कुल क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, रिजल्ट। तीसरा आता है रिजल्ट। 3 चीजें समझ में आ रही हैं? इसका स्ट्रक्चर क्या है? EFQM मॉडल का, डर, डर के आगे जीत है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव और रिजल्ट, है ना, ठीक है। डायरेक्शन, इसमें मैंने बताया था पर्पस, विजन, स्ट्रेटेजी और कल्चर डेवलप करो लीडर्स के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, काम करो, यानी स्टेक होल्डर्स को इंगेज करो, क्रिएट करो सस्टेनेबल वैल्यू, परफॉर्म करो, ड्राइव करो परफॉर्मेंस, परिणाम, क्या प्राप्त किया, क्या चाहते हो प्राप्त करना, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्चुअली अचीव्ड। भाई सोचा, करा, सोचा नहीं, करा, पाया क्या नहीं, जो सोचा था वो पा लिया, और क्या आगे पाने की इच्छा रखते हो। व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्चुअली अचीव्ड एंड व्हाट इट विश टू अचीव इन फ्यूचर। परिणाम तो चाहते हैं ना, ठीक है, परिणाम तो चाहते हैं ना, ठीक है भाई, ठीक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ज्ञान है, बट फिर हम ये सोचते हैं ना कि सोचा, अच्छा करा, परिणाम आया तो कम, जो सोचा था वो नहीं आया, और हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम राडार में देखेंगे। इन सब के लिए एक अलग मॉडल बना दिया उसने, पार्ट इसका राडार, कि भैया क्या कारण था जो सोचा वो नहीं पाया। तो पहले ये तो देखो जो सोचा था वो पाया या नहीं पाया, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है स्टेक होल्डर परसेप्शन, दूसरा है स्ट्रेटेजी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस, स्टेक होल्डर परसेप्शन, स्टेक होल्डर परसेप्शन, फिर स्ट्रेटेजी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो स्टेक होल्डर परसेप्शन क्या मतलब है कि स्टेक होल्डर परसेप्शन में इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, एक स्टेक होल्डर परसेप्शन, एक स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ये वर्किंग, करंट वर्किंग, बेसिकली शॉर्ट वर्किंग। स्टेक होल्डर परसेप्शन, इसका मतलब है कि भाई क्या पाया, स्टेक होल्डर आपके बारे में क्या सोचता है, ध्यान रखना, क्या पाया ये देखना मुझे। तो मैंने अच्छा सोचा, ध्यान से सुनो, आपस में इंटरलिंक्ड है ना, ये आपस में ये सारे इंटरलिंक्ड है। मैंने क्या अच्छा सोचा, अच्छा करा, तो स्टेक होल्डर्स यानी कस्टमर, यानी स्टाफ, यानी सोसाइटी, यानी वेंडर, कर तो दिया, अरे भाई वो सोच क्या रहे हैं मेरे बारे में, नहीं ये भी तो देखो। अगर वो वही सोच रहे हैं जो मैं सोचवाना चाहता हूं, तब तो मैंने पा लिया। यानी व्हाट दे थॉट एज पर माई थॉट, मैं चाहता था कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचें, कि हम उनके मांगने से पहले हर चीज दे देते हैं। यानी व्हाट दे थॉट फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ये पता लगे, कहां से पता लगेगा, कहां से पता लगेगा, सोशल मीडिया से, SMS के थ्रू। कोई कस्टमर आता है तो हम उनको फॉर्म दे देते हैं, फीडबैक फॉर्म, राइट भाई, हमको कहते हैं कि ये कोड है, अब इस कोड पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब आप हमारे बारे में 10 में से 10 रैंक दोगे। आप कोई भी कार खरीदने जाते हो तो उसके बाद वहां से ये एक जवाब आता है कि देखो ये एक रैंकिंग है, ये एक कोड है, नहीं इस कोड पर अगर आप क्लिक करके आप हमारे को भेजोगे तो हम समझेंगे आपको ने 10 में से 10 मार्क्स दिए, नहीं। तो यानी सोशल मीडिया के थ्रू, SMS के थ्रू, राइट भाई, सजेशन बॉक्स के थ्रू, कंप्लेंट बॉक्स के थ्रू, हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट द स्टेक होल्डर्स थॉट फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम देयर पर्सनल इंटरेक्शन विद अस। तो अगर वो जो सोचेंगे हम पहले सोच लें और उस तरह से हम रिएक्ट करें,
तो फिर कंपनी अच्छे एक्सेलेंस को प्राप्त कर सकती है। ये बात समझ में आ गई, परसेप्शन का मतलब, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव एक्सेलेंस, प्राप्त कर सकती है, व्हेन दे चेक दैट रिजल्ट्स एक्चुअली अचीव्ड और नॉट, व्हाट आर द रिजल्ट्स वांट टू अचीव इन फ्यूचर। एक कंपनी एक्सेलेंस को तभी प्राप्त कर सकती है, एक कंपनी एक्सेलेंस को तभी प्राप्त कर सकती है जब वो ये चेक कर ले कि परिणाम वही आए हैं जो वो चाह रहे थे और वो फ्यूचर में ये चाहते हैं। कैसे? कैसे? फीडबैक लेके नहीं, परसेप्शन लेके, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। व्हाट दे थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट दे थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? फीडबैक से, सोशल मीडिया से, कंप्लेंट से, सजेशन बॉक्स से, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी है, एनवायरमेंटल ड्राइविंग है, ठीक है, दूसरी नहीं है, कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दोनों, तो इसका मतलब जो कंपनी एनवायरमेंट ड्राइविंग होगी वो कस्टमर परसेप्शन में अच्छी मानी जाएगी। ऐसे यानी स्टेक होल्डर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम भी पहले से सोच लें तो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बात समझ में आगे भी, परसेप्शन का मतलब उनका थॉट हमारे बारे में, व्हाट दे थॉट अबाउट अस। कैसे पता लगेगा? उनके पर्सनल इंटरेक्शन से, हमारे से, कि वो कितना उन्होंने पर्सनल इंटरेक्शन करा हमारे से। हमें कैसे पता चलेगा? फीडबैक से, कि हम सजेशन बॉक्स ले, कंप्लेंट बॉक्स ले, एसएमएस ले, सोशल मीडिया ले, ठीक है भी। तो इससे हम अपने को ये जज कर सकते हैं कि जो हमने सोचा था वो पाया, जो हम सोच रहे हैं आगे वो पा पाएंगे या नहीं, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो चलिए लास्ट इसमें आता है क्राइटेरिया, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। सिंपल है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशनल यानी वर्किंग, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म, मतलब ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म फिट रहना चाहिए अपने आप को, ताकि वो करंट और फ्यूचर पर्पस को अचीव कर सके, मॉनिटर कर सके कि क्या हमने जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस थी और शेयर होल्डर्स की परसेप्शन को दोनों मैच करो। मतलब वही कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, हम अपने आप को फिट रखें। इसमें यह कहना चाहता है, सिंपल सी बात है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड तब मिलेगा ना जब वो अपने आप को फिट रखेगा। ये भी देखेंगे ना कि वो आज कितना फिट है और ये फिटनेस आगे कितना चलेगी, समझ रहे हो बात को, तब वो उसका एक्सेलेंस। ये नहीं कि बस आज उसने एक तरह से मेडिसिन ले ली तो अब 2 दिन के लिए वो फिजिकल फिट है, बिल्कुल नहीं। ये चेक किया जाएगा, ये पैमाना होगा, चेक किया जाएगा कि उसने, उसकी फिजिकल फिटनेस अभी आगे और लंबे समय तक चलेगी, आज भी और फ्यूचर में भी। तभी तो वो अच्छा बिहेव करेगा, तभी तो वो जो खेल रहा है, जो उसके प्लेइंग है, जो मान लो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसमें वो अच्छा अचीव कर पाएगा, जो वो पढ़ाई कर रहा है उसमें अच्छा अचीव कर पाएगा। तो कंपनी के बारे में भी ये कहते हैं कि कंपनी अगर फिजिकल फिट है, कंपनी अगर फिट है यानी स्ट्रांगली फाइनेंशियल के तौर पर भी अच्छे एम्प्लॉयज हैं, उसके पास अच्छे कस्टमर, यानी इतनी फिट है कि वो अपने करंट ऑब्जेक्टिव रिजल्ट को और फ्यूचर रिजल्ट को प्राप्त करने में सक्षम है, ठीक है, तो वो कंपनी एक्सेलेंस को प्राप्त कर पाएगी। हाँ, कैसे? अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को और स्टेक होल्डर की परसेप्शन को मैच कर लेते हैं, और अगर कोई डेविएशन आता है तो क्या हमने उसको करेक्टिव एक्शन लिए हैं इंप्रूवमेंट के लिए या नहीं। तो ये कहलाता है हमारा, हाँ जी, ये क्या कहलाता है हमारा? स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कंपनी शुड फिट देमसेल्फ टू अचीव करंट परफॉर्मेंस एज वेल एज फ्यूचर परफॉर्मेंस। कैसे? करंट परफॉर्मेंस को और स्टेक होल्डर्स की परफॉर्मेंस को मैच करे, और अगर कोई डेविएशन है तो उसको दूर करे, राइट भाई। ये रिजल्ट में बोलो, क्लियर होगा पार्ट बेटा? तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ EFQM मॉडल, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, जल्दी से समझना जरा, ठीक है। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल कौन सा? यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें यह कहता है बेसिकली कि हमें 3 बातों पर ध्यान रखना है, ओके। डर यानी डायरेक्शन, ओके, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव
और रिजल्ट। ठीक बात है। हाँ जी, डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या होगा, दिशा निर्देश, यानी क्यों, वाई, हम क्यों खड़े हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा। ठीक है, इसका मतलब होगा एग्जीक्यूटिव, करोगे कैसे, हाउ। ठीक है, और क्या परिणाम आएगा, और आपका क्या परिणाम आएगा, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्चुअली अचीव्ड एंड व्हाट दे वांट टू अचीव। ठीक है, तो डायरेक्शन में हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, डायरेक्शन में हमारे पास हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर, फर्स्ट पर्पस, विजन एंड स्ट्रेटेजी। ओके, दूसरा कल्चर डेवलप करना, इसकी क्राइटेरिया, कल्चर डेवलप करो, लीडरशिप। ठीक है, इसमें हाँ जी, एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, ठीक है, राइट, ड्राइविंग परफॉर्मेंस, ड्राइव करना लगातार, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर्स परसेप्शन, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, अगर हमें बिजनेस में एक्सेलेंस लाना है तो ये प्रिंसिपल बताएं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहले सोचो, फिर करो, फिर देखो पाया या नहीं। सबसे पहले पर्पस, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। कोई भी कंपनी है क्या चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है या सोशल सर्विस, पर्पस मस्ट बी द क्लियर। उसके हिसाब से उसका लॉन्ग टर्म विजन बनेगा। कि जैसे जियो कंपनी थी कि उनका विजन था कि भाई पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पर जन जन तक मैसेज को पहुंचाना, कॉल पे बात करवाना। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ताकि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो पर्पस है, हम कंपनी क्यों चला रहे हैं, राइट, हमारा आगे का क्या विजन है, तो स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, रणनीति, तभी तो आप युद्ध जीतोगे। तो जैसे जियो के लिए बात करी थी तो कॉस्ट, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। ठीक है, अब जो आप सोच रहे हो, राइट, जो आपने विजन बनाया है, जो आपने रणनीति बनाई है, इन सबको पूरा करने के लिए आपके पास जो आपका स्टाफ है उसमें कल्चर होना चाहिए, माहौल पैदा करना चाहिए, ताकि वो अपना काम बखूबी कर सकें। यानी दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। यानी लीडर को ऐसा होना चाहिए कि करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पर ले। तो लीडर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए एम्प्लॉय का। तो ऐसे माहौल उनको पैदा करे कि एम्प्लॉय ये सोचें कि नहीं भाई नहीं, अब तो मुझे अपना काम ये परिवार की तरह है। दे शुड डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। कल्चर ऐसा पैदा हो, कमिटमेंट आए वर्कर से, करो, अब सोच लिया बहुत, अब करो। यानी स्टेक होल्डर्स को इंगेज करो, यानी अपनी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली यानी एफिशिएंटली लागू करना है तो सभी को आप इंगेज करो, खाली शेयर होल्डर्स को नहीं, खाली ऑनर को नहीं, यानी वेंडर को, कस्टमर को, स्टाफ को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, सबको इंगेज करो, उनके हितों को ध्यान में रखो, आइडेंटिफाई करो कौन कौन आपके की स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करो। कस्टमर क्या चाहता है, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी। स्टाफ क्या चाहता है कि अच्छी पे मिले, अच्छा माहौल मिले मुझे। सोसाइटी क्या चाहती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, हमको ऐसा काम ना करें जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा फैले। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हाई टैक्स। यानी हम ये सब चीज़ें फॉलो करें। ठीक बात है, इनके ज़रूरत को फॉलो करेंगे, हम इनके ज़रूरत को पूरा करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, यही मतलब हुआ कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएँ। यानी जैसे वुडलैंड का शूज़ है, वो कंपनी ऐसा इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो कि भाई वो एक लंबे समय तक जा सके, यानी कस्टमर में लॉयल्टी पैदा कर सके। ठीक बात है, कस्टमर में एक लॉयल्टी क्रिएट कर सके, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। ठीक बात है, यानी लॉन्ग टर्म हम सक्सेस हो सकें, सक्सेस इन फ्यूचर, लॉन्ग टर्म सर्वाइव हम कर सकें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्टेक होल्डर्स की जो ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा करें, तब यानी उनको वैल्यू क्रिएट हो, उनको लगे कि हाँ जो मैं पैसे दे रहा हूँ मेरी वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है, कस्टमर लॉयल तभी बनेगा जब उसको उसकी एक होता ना परसीव्ड वैल्यू मिले, यानी जो वो पैसे दे रहा है तो उसको ये कहे वाह मजा आ गया। ठीक है, तब हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ड्राइव करना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं कि वन टाइम प्रोग्राम। कंपिटिटर, मार्केट,
कस्टमर इनकी चेंजिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो करो। कैसे? आपके पास डाटा है, टेक्नोलॉजी है, विजन है, अपनी एसेट को यूज करके करंट में अच्छे बनो और फ्यूचर में भी ऐसे बनो ताकि आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन हो। ठीक है, अब देखो क्या पाया आपने। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स परसेप्शन। ये देखो कि स्टेक होल्डर आपके बारे में क्या सोचता है, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। पहले से सोच लो ताकि उसकी जरूरत को आप पहले से पूरा कर पाओ। आप क्या चाहते हो, क्या पाया? जो आपने सोचा था क्या वो पा लिया? या जो आप सोच रहे हो वो आप कैसे पाओगे? नहीं, रिजल्ट। तो इसका मतलब स्टेक होल्डर्स की परसेप्शन यानी व्हाट दे थॉट अबाउट यू, इट कैन बी अचीव्ड बाय डाटा, बाय कैसे? फीडबैक से, फीडबैक है सोशल मीडिया से, एसएमएस से। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं हमारे बारे में, हमारे एम्प्लॉइज हमारी कंपनी को किस निगाह से देखते हैं, हमारे कस्टमर हमारे को क्या रैंकिंग देते हैं, ये हम देखते हैं क्या पाया मैंने और हम आगे क्या पा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल यानी करंट में अपने आप को फिजिकल फिट इतना बनाओ ताकि हमारी परफॉर्मेंस आगे भी मेंटेन हो पाए। क्लियर बेटा? राइट, हाँ जी। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कि वो कंपनी जो ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो कंपनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, इसमें हम शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स की परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और डेविएट करते हैं और फिर इनको दूर करते हैं। हो गया बेटा क्लियर? तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। अब आगे आते हैं राडार। चलिए अब आगे चलते हैं राडार। ये क्या है? एक मिनट। ये राडार देखो, इसके ना चारों तरफ घूमता रहता है। जो हमने डायरेक्शन में क्राइटेरिया देखे, दो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में 2 क्राइटेरिया, एग्जीक्यूटिव में 3 और रिजल्ट में 2। तो ये जो हमने क्राइटेरिया देखे, अब ये जो राडार है अप्रोच, ये इन सब में घुस के चेक करता रहता है, थर्मामीटर है कि जो हम कह रहे हैं ना, आर यू डूइंग। ये नहीं है कि आपने एक्सेलेंस के नियम बता दिए, समय समय पर चेक करते रहो। ध्यान दो हम क्या कह रहे हैं भाई, जैसे आप 12th का एग्जाम देते हो, है ना, फाइनल बोर्ड का, पर बीच बीच में जो स्कूल है आपके वो रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं, समझ गए। अब आप सी का एग्जाम दे रहे हो तो वो बीच बीच में अगर हम टेस्ट सीरीज आप देते रहो तो आपको पता लगता रहेगा हम जो सोच रहे हैं वो कहां तक हमने अचीव करा, क्या कमी है, तुरंत दूर करो। तो जो टेस्ट है आपका रेगुलर बिफोर अपीयरिंग द फाइनल, वो आपका राडार है, समझ गए। तो ये राडार जो है आपका ऊपर आपका घूमेगा और हर एक को अंदर से चेक करता रहेगा, थर्मामीटर है, डायग्नोस करता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, कितना आपने अचीव किया है। राइट भाई? तो देखो जरा, आर का मतलब रिजल्ट, आर का मतलब रिजल्ट, ठीक है। ए का मतलब अप्रोच, है ना, ओके। रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, एसेस एंड रिफाइन, ठीक है। चलिए रिजल्ट ध्यान से देखो जरा, बिल्कुल सिंपल है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये एक्रोनिम यानी संक्षिप्त लघु रूप कहते हैं किसका? रिजल्ट। सबसे पहले देखो, डिटरमाइन द रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज एमिंग टू अचीव एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप ये देखो परिणाम, जो आपने स्ट्रेटेजी, जो आपने रणनीति बनाई थी उसके हिसाब से परिणाम आया या नहीं। सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आया या नहीं आया, मतलब टेस्ट में आपके मार्क्स आए या नहीं आए। क्लियर बात? रिजल्ट यानी क्या देखोगे रिजल्ट में, कि आपने अचीव किया। डिटरमाइन द रिजल्ट्स, वो रिजल्ट देखो जो आप अचीव करना चाहते थे। फिर देखो अप्रोच, द अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक टू डिलीवर द रिजल्ट नाउ एंड इन फ्यूचर। क्या हमने अप्रोच फॉलो करी और क्या आगे फॉलो करेंगे। मतलब स्टूडेंट ने पेपर दिया, ठीक है, एक टेस्ट दिया बिफोर अपीयरिंग द फाइनल एग्जाम, फिर देखा कि भाई इस टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्यों, क्या अप्रोच उसने फॉलो करी थी, नहीं, कौन से, किस अप्रोच के थ्रू वो पढ़ा था, कितने घंटे पढ़ाई करी थी और कितने घंटे आगे वो पढ़ने चाह रहा है। यानी अब आप अपने जो रिजल्ट थे आपके,
कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, कल्चर डेवलप करेंगे, नहीं, अपने परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन देंगे कि आज के रिसोर्सेज को यूज करके ताकि फ्यूचर में भी हमारी वैल्यू बनी रहे। ये सब आपने सोचा था, समझ गए, तो नहीं पाया। तो क्यों? क्या लीडर्स में कमी थी? नहीं। क्या एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर पाए तो वो लीडर्स में कमी हो गई ना? क्या आपका पर्पस ठीक नहीं था? पर्पस में कमी थी क्या? वट अप्रोच यू हैव फॉलोड एंड वट आर यू फॉलोइंग, ठीक है। फिर देखो डिप्लॉय, एग्जीक्यूट द अप्रोच प्रॉपरली, यानी अगर अप्रोच में कमी थी तो उसको फिर आप ठीक से फॉलो करो। अगर आपकी सोच में कमी थी, अगर आपकी एक्टिवेशन में कमी थी तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो। फिर एसेस करो, फिर आप एसेस करो कि हां अब आया नहीं आया, नहीं, फिर कमी को रिफाइन करो जो आपने अप्रोच फॉलो करी और सीखो, और फिर ये देखो कि क्या क्या फाइंडिंग है। ये रडार हो गया आपका। बोलो क्लियर हो गया पार्ट बेटा? हाँ जी, ये सूक्ष्म रूप है, ठीक है। रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, एसेस एंड रिफाइन। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आते हैं इसके यूजेस। ओके, हाँ जी, देखो यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, राइट भाई। देखो सबसे पहले क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला ये हॉलिस्टिक व्यू है। हॉलिस्टिक समझ गए? ओवरऑल। हॉलिस्टिक समझ गए? ओवरऑल। जैसे स्टूडेंट की बात की थी कि भाई इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, कब? जब वो खेलने में भी अच्छा हो, जब वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, अटेंडेंस भी अच्छी हो, हर फील्ड में अच्छा हो, बिहेवियर भी अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, बात करने में भी अच्छा हो, सॉफ्ट स्पोकन हो। तो वही बात कह रहे हैं कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन हर फील्ड में अच्छी हो, यानी ये फील्ड आपको हर फील्ड में सक्षम बनाती है। इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देती है, हॉलिस्टिक व्यू देती है। समझ में आ गई? इसका मतलब है ओवरऑल। इसका मतलब है ओवरऑल, यानी करंट ऑपरेशन, ठीक है, और फ्यूचर ऑपरेशन, इसे कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट हो, यानी दूसरों से बेहतर बनते हैं। क्लियर बात? तो सबसे पहला हो गया हॉलिस्टिक व्यू, यानी आपको दूसरों से बेहतर खड़ा करके देती है, ठीक है। दूसरा, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को मार्गदर्शन करती है। तो इस मेरे नियम पर चलो तो मैं आपकी सहायता करूंगी। कैसे? ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वेल थॉट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अभी बताया, ड्राइव का मतलब गाड़ी है खड़ी मत करो, चलाओ। चलता हुआ पानी अच्छा लगता है ना? चलता हुआ पानी साफ होता है, गाड़ी चलती हुई अच्छी लगती है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में नहीं, अच्छे थॉट से, ताकि उसके जो करंट एक्शन है और फ्यूचर एक्शन है, ठीक है, वो एक्सेलेंस में आ जाए। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू देती है, यानी ये ड्राइव करते हैं। ओके, और ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि एक सेंस क्रिएट करे, ताकि मार्केट डिसरप्शन, यानी मार्केट में जो चेंजेस होते हैं, मार्केट में जो उथल पुथल होती है, आप उसके लिए पहले से तैयार हो। ये नहीं है अरे भाई कोविड आ गया, अरे भाई मार्केट में ये चेंज आ गया, अब हम तो गए नहीं। तो जो कंपनी इस एक्सेलेंस मॉडल को फॉलो करती है वो मार्केट के उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम होती है। भाई कोविड आ गया या कोई ऐसी महामारी आ गई या ऐसी कोई मान लो वार की पोजीशन आ गई जिससे मार्केट हिल रही है, तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतना बुलंद कर रखा है कि ये छोटे मोटे जो घाव हैं, छोटे मोटे जो वार हैं, आप सहन कर जाओगे। ये कहते हैं मार्केट डिसरप्शन, यानी मार्केट में जो उथल पुथल है, ठीक है, ये आपकी एजिलिटी को क्रिएट करती है, यानी आपको सक्षम बनाती है। ठीक है, ये मॉडल, ये अवार्ड है, कोवेटेड अवार्ड है, यानी अगर आप इसके नियम कायदे फॉलो करोगे तो ये रेपुटेड अवार्ड है। ये एक रेपुटेड अवार्ड है, छोटा मोटा नहीं है, नहीं भाई। तो अगर आप ये नियम कायदे फॉलो करोगे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा आपको, मिस इंडिया का अवार्ड मिलेगा आपको, कोवेटेड अवार्ड मिलेगा, यानी आप इस अवार्ड से नवाजे जाओगे तो आपकी एक रेपुटेशन बनेगी। ठीक है, इट इज गेनिंग पॉपुलरली ग्लोबल एज सेल्फ असेसमेंट टूल। ये सेल्फ असेसमेंट टूल अपने आप खुद चेक करते रहते हो। तो इसके यूजेस क्लियर हो गए। हॉलिस्टिक व्यू है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने रिसोर्सेज को आगे के लिए, ठीक है, और मार्केट में जो उथल पुथल होती है उसको सहने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करता है, राइट भाई। और ये आपको एक क्या कहता है, कोवेटेड अवार्ड देता है, प्रतिष्ठित अवार्ड देता है। ओके, और सेल्फ असेसमेंट है। तो हम अगर इसको शॉर्ट में आपको समझा दें, क्या कहना चाह रहे हैं हम, नहीं भाई, क्या क्या यूजेस हैं। हॉलिस्टिक व्यू है, हॉलिस्टिक व्यू मतलब ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है,
ठीक बात है अभी। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट देता है आपको, ठीक बात है। कोवेटेड अवार्ड है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा अवार्ड मिलता है, आप इसकी टीम में आ जाते हो। बात समझ में आ गई। ड्राइव करते हो परफॉर्मेंस को, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपने रिसोर्स को फ्यूचर में कन्वर्ट कर पाते हो, ठीक है, ठीक है भाई। ये प्रतिष्ठित अवार्ड। और मार्केट डिसरप्शन, जो मार्केट में चेंजेस होते हैं, मार्केट में जो चेंज होते हैं, ठीक है, इसको आप इजीली अडॉप्ट कर पाते हो। आप इतने पहलवान बन जाते हो कि छोटी मोटी चीजें आपको कोई हर्ट नहीं करती। डिसरप्शंस, ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। क्लियर है बात? चलिए, ये आपका हो गया बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ठीक है, जो आईसीआई ने रिवाइज किया है उसके हिसाब से। ओके, चलिए, थैंक यू।